श्री शिवाजी राव समाज सुधारक हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के विचारक हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन जनता के हित में अच्छा काम है, क्या कहना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया? वन नेशन वन इलेक्शन जनता के खिलाफ है और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है। भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इसके खिलाफ है और संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को खारिज किया जाना चाहिए और ये आरएसएस और बीजेपी और उनके जितने जो अंसांगिक संगठन, और साथ ही कहूँगा कि देश और विदेश के कारपोरेट चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए, जिससे उनके पक्ष में सारी चीज़ें चली जाए। जैसे कि आज़ादी से पहले जो पूंजी की ताकत थी, जब चुनाव नहीं था, उसी तरह से पूंजी की ताकत को भारत में मजबूत करना चाहते हैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। जो ही फेडरल स्ट्रक्चर होगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठती रहेगी, वो इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये तो 1952, 59 और 62, 64 में भी एक वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव हुआ है। इसमें एक वन नेशन इलेक्शन से ये फ़ायदा है कि जो भी सांसद, विधायक, जो भी लोग हैं, जनता के भरपूर मौका मिलेगा काम करने के लिए। अधिकारी भी व्यस्त हो जाते हैं चुनाव में ये करने के लिए। तो इससे आपकी प्रतिक्रिया क्या हो? 1952 में जो चुनाव हुआ, तो पहली बार चुनाव हुआ जो संविधान के तहत जो है लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, इसलिए एक बार पूरे देश में चुनाव हुआ। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर था, तो राज्यों में सरकारें गिरी और फिर चुनाव हुए, तो वो एक प्रक्रिया आगे बढ़ी है। कहीं नहीं संविधान लिखा वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये संविधान चूंकि लागू हुआ 1950 को, तो पहली बार चुनाव कराएगा संविधान के तहत, इसलिए एक बार चुनाव हुआ। उसके बाद तो तमाम राज्यों में, केरला में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, अन्य राज्यों में 67 में चुनाव अलग अलग हुए। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस जब सरकार बनाई थी उस समय, तो अन्य दल बहुत छोटे छोटे थे, उनकी ताकत नहीं थी, लेकिन स्टेट लेवल पर बहुत सारी पार्टियों की ताकत बढ़ी। ये फेडरलिज्म का एक मैंने मौका मिला, उस फेडरलिज्म में अन्य लोगों को आने का, छोटे दलों को आने का। बहुत बड़े दलों का वर्चस्व अगर जो व्यवस्था में हो जाएगा, तो जो हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर की मूल भावना है, उस पर प्रहार हो जाएगा। इसलिए ये पूंजीवादी सोच है कि देश में ये वन इलेक्शन हो जाए, या पूंजीवादी सोच है पूरी ये कि ये सारी कमान उनके हाथ में रहे। मतलब एक बार प्रधानमंत्री बना लिया और एक बार पूरे एमपी का चुनाव हो गया, राज्यों का भी चुनाव हो गया, तो देश की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, उनका वर्चस्व हो जाएगा उसके साथ, तो फेडरल स्ट्रक्चर मार दिया जाएगा। अभी उसमें और भी खामियां हैं, जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव पद्धति है, इसको और जो है ओपन करना चाहिए और इस लेवल में करना चाहिए कि बल्कि ये चुनाव चिन्ह उनको खत्म करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए उस चुनाव के तहत समान अवसर समान अधिकार मौलिक अधिकार है, निर्दल को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसको प्रचार करने का जो चिन्ह है वो 10-14 दिन मौका मिलता है और उनका 12 महीने प्रचार होता है। तो यहाँ भी मौलिक अधिकार का हनन होता है। अभी वो चीजें आनी चाहिए। दूसरी चीज, राइट टू रिकॉल की बात होनी चाहिए। यदि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, हमने चुनाव चुना तो मुझे वापस देने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें 5 साल चुन दिया, हमने जो है उसके बाद हम क्या नाम है कि फंसाए हो गए। जो एमपी हमारी बात सुने ना, एमएलए बात सुने ना, कानून बैठ करके हमारे खिलाफ बनावे, फिर हम ताकते रहें। इसलिए राइट टू रिकॉल की बात अभी होनी चाहिए कि अगर जो एक अविश्वास प्रस्ताव एमएलए के खिलाफ आता है प्रदेश उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ वोट होना चाहिए और फेडरल बनाया जाना चाहिए, इसको डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए कि हर आदमी के पास राइट जाए। ये संविधान जो है कोई समूह के राइट्स का सवाल नहीं है, यह मौलिक अधिकार मनुष्य के, एक व्यक्ति के राइट्स का सवाल और है कि 129वां बिल पास हुआ ये इसमें, जिसमें पक्ष में है 269 और विपक्ष में जो है 198 हो गया है। और जो है जनता के हित में आप भी चाहते हैं कि सरकार पे जनता की पैसा खर्च ना हो, तो जनता कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या इसमें सरकार कर रही है तो क्या दिक्कत? ये जनता नहीं कर रही है, ये सरकार चाहती है और वो सरकार सब सरकारें नहीं चाहती है। यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच है। ये अभी खर्चा का जहाँ तक सवाल है, अगर जो कुंभ मेले में 5500 करोड़ रुपए खर्च हुआ, तो जहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स का सवाल है 400 करोड़ रुपए खर्च होता है। 5500 करोड़ के सामने 400 क्या हैसियत है?
सर इसमें इन्वेस्ट भी तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक जो है धार्मिक चीज़ है उसमें लोग गए हैं तो सरकार पैसा खर्च करे तो इन्वेस्ट भी तो आ रहा है। और सरकार ने कौन सा उद्यम किया है? उत्पादन का नियम है, आय का नियम है और विकास का नियम है कि आप उत्पादन करते हैं कि नहीं करते हैं। उत्पादन कर तब ना आए हो, कहाँ से पैसा बाहर से आ गया, यहाँ पर इन्वेस्ट हो गया? कोई लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु वहाँ स्नान किए हैं तो आए हैं तो खर्च पैसा कौन सा श्रम उत्पादन में लगा? उत्पादन का नियम है, श्रम से पूंजी का उत्पादन होता है। आउटपुट क्या हुआ? भारत की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 29% जो 2014 में ग्रोथ रेट में उनकी भागीदारी थी वो आजकल 11% आ गई। कृषि क्षेत्र की भागीदारी 11% आ गई। सर ये तो पहले से कुंभ होता रहा है तो ये तो एक धार्मिक आस्था का सवाल। कुंभ होने पर बहस नहीं है, आप क्यों कुंभ कराएंगे? ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मुख्यमंत्री क्यों कुंभ कराएगा, प्रधानमंत्री क्यों कुंभ कराएगा? वो भारतीय संविधान की अवमानना है या अवहेलना है। वो खुद ही संविधान को खत्म करना चाहता है जो संविधान का पोषक है। सर कोई भी तो एक लीडर होना चाहिए, एक नेतृत्व होना चाहिए तभी ना कुंभ लगेगा। किसी की गवर्नमेंट आए जाए उसे कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक सवाल है, धार्मिक आचार्य लोग कराएंगे, शंकराचार्य काम है। जैसे मौलाना काम है वैसे शंकराचार्य काम है। ये किसी सरकार काम नहीं है कुंभ लगवाना। वो मांगते हैं तो व्यवस्था दे दो भाई, लगा दो पुलिस, जिनको भी सुरक्षा जगह आएगा कोई। सरकार क्यों 5500 करोड़ रुपया प्रचार में खर्च करेगी, एक झंडा बैनर लगवाएगी, यहाँ प्रचार करेगी, यहाँ पर वहाँ फूल का जो है चिन्ह लगाएगी, सरकार क्यों करेगी? ये तो संविधान के खिलाफ है पूरा पूरा। मुख्यमंत्री क्यों प्रचार करेगा, मुख्यमंत्री क्यों आह्वान करेगा कुंभ नहाने चलिए? ठीक है, चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।